जब किसी गवाह की गवाही अधूरी रह गई हो या उसका क्रॉस ठीक से ना हुआ हो या कोई अन्य ऐसी बात हो जिसे पूरा किया जाना आवश्यक हो, तो कोर्ट के पास उस गवाह को दोबारा से कोर्ट में बुलाने की शक्ति होती है, या अगर वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिर है तो उसके बयान लेने की ताकत भी होती है। लेकिन कोर्ट की शक्ति अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रयोग की जाती है, इसके लिए आज हम अलग अलग कानूनों के तहत 2 या 3 अलग अलग केसेस का अध्ययन करेंगे। पहला केस है माधव चंद्र प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, SLP क्रिमिनल नंबर 10,082/2024 है, जिसमें जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने 5 अगस्त 2024 को एक ऑर्डर पारित किया था। इसमें एक पोक्सो एक्ट केस के गवाह को दोबारा बुलाने के लिए सेक्शन 311 CRPC की एप्लीकेशन लगाई गई थी। वस्तुतः यह गवाह पीड़िता स्वयं थी। BNSS के तहत यह प्रावधान जो पहले 311 CRPC हुआ करता था, अब 348 BNSS हो गया है। दोनों प्रावधानों में केवल संख्या का अंतर है, भाषा में कोई अंतर नहीं है। इस पोक्सो एक्ट केस में जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं, एक माइनर को आरोपी अपने साथ ले गया था। वहां जाकर उसने मंदिर में शादी कर ली। बाद में लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू किया, 164 के बयान करवाए और उसको मेडिकल के लिए भेज दिया। लड़की के कोर्ट में बयान हुए, थोड़ा क्रॉस भी हुआ। अगले दिन की तारीख पड़ गई, फिर अगले दिन भी क्रॉस हुआ और शाम को वकील साहब ने उससे अगली तारीख फिर मांगी, लेकिन कोर्ट ने लड़की का एविडेंस बंद कर दिया और कहा कि हम इससे ज्यादा समय नहीं देंगे। आरोपी के एडवोकेट ने लड़की को दोबारा से कोर्ट में बुलाने के लिए सेक्शन 311 CRPC की एप्लीकेशन लगाई, जिसे ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखा कि सेक्शन 33 सब सेक्शन 5 पोक्सो एक्ट का बंधन है, जिसके कारण विक्टिम को बार बार कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता है। इसको कहते हुए उन्होंने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। ट्रायल कोर्ट में असफल रहने के बाद आरोपी हाई कोर्ट में गया। वहां रिलीफ न मिलने पर फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्टेट ऑफ NCT दिल्ली वर्सेस शिव कुमार यादव 2016 2 SCC 402 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 311 की एप्लीकेशन को बोनाफाइड होना चाहिए, यानी कि उसमें सदाशयता होनी चाहिए। दूसरा, कोर्ट के द्वारा इस एप्लीकेशन को रूटीन में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए और साथ साथ यह भी देख लिया जाना चाहिए कि इस संबंध में कोई अन्य कानूनी बंदिश है या नहीं है। यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है कि जिस समय ट्रायल कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किए जाने के लिए सेक्शन 33 सब सेक्शन 5 पोक्सो एक्ट का हवाला दिया था। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि दूसरे एक्ट की बंदिश है किसी की या नहीं है, यह बात भी 311 की एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय नोट कर ली जानी चाहिए। इस केस में विक्टिम ने 22/7/2023 को अपना चीफ बयान दिया था। थोड़ा क्रॉस भी उस दिन हुआ था। उसके बाद फिर 14/8/2023 को दोबारा क्रॉस का मौका दिया गया। डिफेंस काउंसिल ने शेष क्रॉस के लिए अगली तारीख मांगी तो कोर्ट ने मना कर दिया। डिफेंस काउंसिल का कहना था कि मेरा क्रॉस अधूरा है और कोर्ट का कहना था कि नहीं, अब हम आपको बहुत समय दे चुके हैं। काउंसिल ने कोर्ट के द्वारा बंद की गई गवाही को खुलवाने के लिए सेक्शन 311 की एप्लीकेशन लगाई, तो वह ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दी। उन्होंने लिखा कि सेक्शन 33(5) पोक्सो एक्ट में यह बंदिश लगाई गई है कि वहां पर विक्टिम को बार बार बुलाकर दुखी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को प्रचुर अवसर दिया जा चुका है। एक दिन चीफ का हुआ और एक दिन क्रॉस का हुआ। यह किस प्रकार का न्याय इस देश को दिया जा रहा है, यह हमें समझ नहीं आया। जहां क्रॉस का प्रचुर अवसर घंटों में मापकर बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले में एक भी शब्द नहीं लिखा है कि चीफ के हर पहलू पर सवाल पूछा जा चुका है, या ऐसा भी नहीं लिखा है कि डिफेंस काउंसिल ने इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। ऐसा भी नहीं लिखा है कि सवालों को रिपीट किया गया है, या ऐसा भी नहीं लिखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि डिफेंस काउंसिल ने सवाल पूछने में बहुत ज्यादा समय लिया है, गैर जरूरी समय लिया है। तो फिर यह निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर निकाला होगा कि क्रॉस का पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है? क्रॉस हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि चीफ में क्या कहा गया है। जब तक आप चीफ को तोल नहीं लेंगे, तो तब तक आप क्रॉस की लंबाई का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बिना
चीफ को ध्यान में लाए हुए उसके क्रॉस को पर्याप्त कहा जाना यह तर्कसंगत नहीं लगता है। किसी तराजू और बाट की बात भी इस फैसले में नहीं लिखी गई है जिसके आधार पर चीजें तोली गई हों। यदि सेक्शन 33(5) पोक्सो एक्ट में यह लिखा है कि आरोप लगाने वाली लड़की को बार बार बुलाया नहीं जाएगा, तो क्या उसके चीफ बयान को नियंत्रित करने का कोई तरीका कोर्ट ने इजाद कर लिया है? क्योंकि लड़की अगर अपने चीफ में बहुत बातें बोलेगी तो उसके क्रॉस में भी बहुत बातें होने वाली हैं। यदि किसी लड़की का चीफ 3 तारीखों में कंप्लीट नहीं होता है तो क्या इस बार बार बुलाए जाने वाले तर्क के द्वारा आरोपी का क्रॉस का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा? क्योंकि 3 तारीखें तो उसे अपने चीफ देते हुए ही आ गई हैं, तो बाकी की तारीखों में क्रॉस के लिए उसको बार बार बुलाकर परेशान क्यों किया जाए? ये कैसे तर्क हैं? क्या यह मध्ययुगीन न्याय व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है कि उस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाए जिसकी ठोड़ी लंबी है, जिसकी मूछें तिरछी हैं, या जिसके बालों में तेल नहीं लगा है? ये कैसा न्याय है? इस न्याय से बहुत डर लगता है। जब हमारे मेंबर अपनी समस्या हमें भेजते हैं तो हमारी पूरी टीम उनकी समस्या पर मिलकर काम करती है। उस समस्या की वर्तमान दशा और भविष्य की दिशा पर आपको एक लिखित समाधान भेज दिया जाता है। उस केस में क्वॉशिंग तथा डिस्चार्ज की संभावनाओं पर आपको बताया जाता है। आपको उन गवाहों का कानूनी उपचार भी बताया जाता है जिनको क्रॉस के द्वारा जीतकर आप अपना केस जीत सकते हैं। पुराने केसेज में किन कानूनी गलतियों के कारण आप इतना समय गंवाकर भी कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर पाए हैं, इस पर भी निष्कर्ष बताया जाता है और आपको यह सब लिखित कंसल्टेशन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। आप भी अपने केस का लिखित कंसल्टेशन पा सकते हैं। अब दूसरा मामला देखते हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर सेक्शन 311 सीआरपीसी पर पारित किए हैं। पहला है गौरव मैनी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यह एक क्रिमिनल अपील नंबर 696/2010 है, जिसे अभी कुछ दिन पहले जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 9 जुलाई 2024 को डिसाइड किया था। दूसरा है नेहा बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ असम। यह क्रिमिनल अपील नंबर 3910/2024 थी, जिसे जस्टिस P.S. नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 2/9/2024 को पास किया था। क्योंकि इस वीडियो को बनाते हुए हमारे दिमाग में ढलाई जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कमालपुर त्रिपुरा में चल रहे एक मर्डर ट्रायल की बात घूम रही है, तो इसलिए हम नेहा बेगम वाले इस केस को लेते हैं, जो कि वहीं पास के असम राज्य का है। हमारा केस त्रिपुरा का है और यह जो केस अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है यह असम राज्य का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2/9/2024 वाले ऑर्डर में एक 14 पॉइंट फॉर्मूला दिया है कि यदि कोई कोर्ट सेक्शन 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को डिसाइड करे तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही बातें इस 14 पॉइंट फॉर्मूला में दी गई हैं। आप उनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। साइटेशन हमने अभी कुछ पहले ही आपको बता दी है। ये आपके डेली रूटीन में बहुत काम आने वाले जजमेंट्स हैं। 311 की एप्लीकेशन आपको कोर्ट्स में रोज ही लगानी पड़ती है, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 311 सीआरपीसी के 2 भाग होते हैं। पहले भाग के तहत कोर्ट को शक्ति मिलती है कि वे किसी भी व्यक्ति को समन कर सके या मौजूद व्यक्ति को रिकॉल या री एग्जामिन कर सके, जबकि दूसरे भाग में यह कोर्ट का कर्तव्य बन जाता है यदि किसी व्यक्ति का बयान न्याय पर आधारित निर्णय पास करने के लिए आवश्यक हो तो उसे बुलाकर एग्जामिन, रिकॉल या री एग्जामिन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय राजा राम प्रसाद यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013-4 SCC 461 को मानते हुए एक 14 पॉइंट्स का फॉर्मूला दिया है, जो इस प्रकार से है। पहला है, यह देखना जरूरी है कि क्या कोर्ट को सही में नए एविडेंस की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है, क्या इस बताए गए एविडेंस के बिना जजमेंट जो कोर्ट पास करेगा वह अव्यवहारिक, तुक्के पर आधारित और अर्थहीन होगा। तीसरा पॉइंट होगा, यदि विचारित एविडेंस न्याय संगत निर्णय के लिए जरूरी है तो उसको सम्मन करना बिल्कुल ठीक रहेगा, उसको सम्मन कर लिया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है, 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के वक्त सत्य की खोज का या तथ्यों के सही साक्ष्य पाने की बात का ध्यान रखना जरूरी होगा।
आगे कोर्ट ने बताया 5वां पॉइंट, 311 की एप्लीकेशन के द्वारा किसी पार्टी के एविडेंस में रह गई चूक, कमी आदि को पूरा नहीं करवाया जा सकेगा कि प्रोसिक्यूशन में कमी रह गई, चलो 311 के सहारे पूरा करवा दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। छठा पॉइंट है कि कोर्ट की इस शक्ति को स्वच्छंद आधार के बजाय न्याय के हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन मर्जी से कुछ भी ऑर्डर पास करें। 7वां पॉइंट है, कोर्ट की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे गवाह को बुलाना न्याय के हित में अति आवश्यक है, तभी बुलाएं। 8वां पॉइंट है, यह ध्यान रखा जाए कि इसके द्वारा सत्य की खोज करना कोर्ट का कर्तव्य भी होता है और हम उसी सत्य की खोज के लिए इस गवाह को समन कर रहे हैं तो समन करें। 9वां पॉइंट है, कोर्ट को यह लगना जरूरी है कि इस गवाह या इस साक्ष्य के बिना न्याय पूरी तरह से नहीं किया जा सकेगा, जब ऐसा लगे तभी गवाह को बुलाएं। 10वां पॉइंट है, 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय परिस्थिति की आवश्यकता को देखा जाना चाहिए, फेयर प्ले को देखा जाना चाहिए और शुद्ध अंतर्मन का ध्यान रखा जाना चाहिए। 11वां पॉइंट है, कोर्ट को यह ध्यान रहे कि यह प्रावधान बंदियों को पूरा अवसर प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाए। वो बंद होते हैं, उनके पास एडवोकेट्स इफरात में मौजूद नहीं होते हैं, तो उनके इस बात को ध्यान रखा जाए कि कहीं एविडेंस का पूरा अवसर दिए बिना उनका एविडेंस तो क्लोज नहीं कर दिया गया है, तो उन्हें पूरा अवसर दिया। 12वां पॉइंट है, अतिरिक्त एविडेंस केस की प्रकृति को बदलने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। 13वां पॉइंट है, कोर्ट इस बात का ध्यान रखें कि विवादित विषय से संबंधित एविडेंस ही दिया जाए और दूसरी पार्टी को उस पर क्रॉस करने का पूरा अवसर दिया जाए। 14वां और अंतिम बिंदु है कि कोर्ट्स को यह शक्ति पूरी सावधानी से, मजबूती से और सही आधारों पर सभी खतरों व दुरुपयोग की संभावना को ध्यान रखते हुए तभी इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यूं ही लापरवाही में इस शक्ति का इस्तेमाल कर दें और पार्टी इससे फायदा उठा ले, बेजा फायदा उठा ले। किसी चलते केस की पूरी डिटेल्स नहीं बताई जा सकती हैं, इसलिए हम पूरा डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। वस्तुतः ढलाई जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट है कमालपुर त्रिपुरा में, वहां एक केस चल रहा है। मर्डर केस के ट्रायल में ट्रायल जज ने पुलिस आईओ का क्रॉस केवल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि कहने के बावजूद भी आरोपी के वकील साहब ने पुलिस आईओ का क्रॉस 15 मिनट में समाप्त नहीं किया है। क्रॉस दिल्ली से भेजा गया था क्योंकि उसमें हर एक बात के ऊपर सवाल पूछा गया था और यह जज को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा 15 मिनट में पूरा करो, 15 मिनट में आरोपी पूरा नहीं कर पाया, तो उन्होंने उठाकर क्रॉस की अपॉर्चुनिटी को समाप्त कर दिया। कैसे बेढब लोग हैं और कैसे बेढब उनके फैसले हैं। मर्डर ट्रायल के पुलिस आईओ को कोई 15 मिनट में कैसे क्रॉस कर सकता है। अब उसमें आरोपी की तरफ से 311 की एप्लीकेशन लगवाई जा रही है। सबसे दुखद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सामने है, लेकिन फिर भी ये लोग उस निर्णय की अवमानना कर रहे हैं। गरीब आरोपी रोने और जेल जाने के सिवाय और क्या कर सकता है। लेकिन हम इस आरोपी के लिए अपने खर्चे पर लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। अभी जल्द ही रजिस्ट्रार अगरतला हाई कोर्ट को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इसकी कंप्लेंट करने जा रहे हैं। जुडिशियल साइड पर हमने स्थानीय वकील साहब के पास ट्रायल कोर्ट के लिए एक सेक्शन 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को लिखकर भेज दिया है। आप लोग भी जहां भी आपको भ्रष्ट आचरण कोर्ट्स में दिखाई दे, उसके खिलाफ जमकर संघर्ष करें। कोर्ट्स के सिस्टम को दूषित ना होने दें। यदि आप सेक्शन 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के लिए इन 14 पॉइंट्स फॉर्मूले को चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, हम आपको मूल जजमेंट की एक कॉपी उपलब्ध करवा देंगे। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।